गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वी आर बैक विद द वॉर अपडेट। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर टकराव खुलकर सामने आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और परिवहन ढांचे से जुड़े ठिकाने शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्शकों खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। बहरीन और कुवैत में जोरदार हमले हुए हैं। दोनों ही देशों में लगातार सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं, जबकि क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर आ गया है। ईरान का आरोप है कि अली खामनेई के जनाजे में जुटी भीड़ से घबराकर अमेरिका ने यह कदम उठाया है। तो देखिए, हम 2 दिन से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है वी विड्रॉ द सीज फायर, और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है होर्मुज स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा, करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य तनाव का असर सीधे वैश्विक तेल बाजार, इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। हालिया हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने पहले से नाजुक युद्ध विराम को और खतरे में डाल दिया है और भीषण और विकराल कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का यह सिलसिला मुसलसल लगातार जारी रहता है, तो पूरे खाड़ी क्षेत्र, पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे गल्फ की सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला फिर से पहले से ज्यादा अफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। आलम यह है कि तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे। दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम है। भारत भी उससे छूता नहीं रहा। भारत भी कल, आपको याद होगा, मार्केट 2500-3000 पॉइंट नीचे चला गया। फिलहाल दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि हर नया हमला इस संकट को और गहरा करने की क्षमता रखता है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हालत हाजरा है वहां पर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ईरान पर अमेरिका के महा अटैक के दौरान वहां क्या क्या हुआ, ये देखिए। कई शहरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकन एयर स्ट्राइक में पूरी रात मिसाइलें गिरती रहीं, एयर स्ट्राइक होती रही। बुशर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। और जो ईरानी सैन्य ठिकाने, वहां पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कुल 85 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले, उन्होंने अपने बयान में भी यह बात कही थी। हमलों में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। ईरान ने भी उन इलाकों में हमले किए हैं जो इलाके जहां पर अमेरिकी फौजी हो सकते हैं, अमेरिकी ठिकाने हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ये बात ईरान ने कही है ट्रंप को चेतावनी देते हुए। लेकिन अभी फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट में क्या चल रहा है, ये जंग और ज्यादा भीषण और विकराल हो गई। ये खबर क्या है, सबसे पहले मैं ग्राफिक के दे दर्शकों आपको वाकिफ करा दूं वहां की डेवलपमेंट से, उस खित्ते में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो क्या रहा है। जी हां, होर्मुज पर जंग का नया अध्याय जारी हो गया। एक बार फिर से अमेरिका ने भीषण रिटेलिएशन शुरू कर दी है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी तक यह अपडेट नहीं है क्या इजराइल भी ज्वाइंट रिटेलिएशन कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर हम आपको बख्शने नहीं जा रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब तनाव बढ़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिकी कार्रवाई तेज हो गई है। जो कारोबारी वेसल्स हैं उन पर हमला किया ईरान ने, जिसके बाद अमेरिका ने भी दर्शकों रिटेलिएशन शुरू कर दी है बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से। इसके अलावा ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे जहां पर अमेरिका ने हमला किया, और वो एयर साइट्स थी जहां पर उनके फाइटर प्लेट्स और स्क्वाड्रन तैनात है ईरान की। जी हां, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, उनके जो असेंबलीज है जहां पर न्यूक्लियर वेपन असेंबली की बातें हो रही है, जहां पर शंका जताई जा रही है। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां जहां चल रहे हैं, चाहे सहान हो चाहे तेहरान हो, इन सब जगहों पर हमले हुए हैं। और अभी गल्फ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हैं वो भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका के हमले के जवाब में इन इलाकों में हमले करेगा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आयरन बीम जो इजराइल से खरीदा था कुवैत और बहरीन ने। और देखिए, बड़ी बात दर्शकों ये है कि जब ट्रंप ने यह बात कही कि वो विड्रॉ कर रहे हैं सीज फायर को, उससे पहले ही अमेरिका एक फर्स्ट फेज ऑफ रिटेलिएशन वहां पे कर चुका था। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार को लेकर बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि अब जो क्रूड है वो फिर से महंगा होना शुरू हो गया है। तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी पिछले दिनों, लेकिन वहां पर अब हालात और खराब हो रहे हैं। चलिए, ईरान युद्ध 2.2 की टाइमलाइन क्या है जरा मैं आपको बता दूं। दूसरा जो रिटेलिएशन है कब शुरू हुआ, तारीख दर तारीख
इंसिडेंट आपको बताता हूं। जी 7 जुलाई रात करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे 4 जहाज़ों पर हमला किया। 8 जुलाई अमेरिका ने होर्मुज जलडब्रू मध्य में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान पर नई एयर स्ट्राइक की। 8 जुलाई दोपहर में अमेरिका हमलों में, जो अमेरिकी हमले थे उसमें बंदर अब्बास के कई इलाकों में हमले किए गए। ईरान के कई सैन्य ठिकाने थे जो तबाह हुए। 8 जुलाई की शाम को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में 20 लड़ाकू विमान और कैरियल बैटल ग्रुप के जरिए हमला शुरू कर दिया। 8 जुलाई शाम को देर शाम ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके अलावा 8 जुलाई की रात को बहरीन और कुवैत में एयर सायरन मिलना शुरू हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हुआ। और 8 जुलाई रात करीब 10 बजे के बाद ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया। उसकी तस्वीरें भी ईरान ने जारी की हैं कि उन्होंने MQ-9 जो रिपर ड्रोन है उसको गिरा दिया। दो खास मेहमान दर्शकों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सचदेव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ सिवाच सर। ट्रंप ने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं सीज फायर, और ट्रंप ने यह भी कहा कि समय की बर्बादी है, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो अभी स्ट्रक्चर आया वॉर का सर, ये तो पहले दिन से पता था कि ईरान के साथ कोई भी सीज फायर का क्लॉज काम नहीं करना है, क्योंकि इजराइल अड़ा हुआ था, अमेरिका की मजबूरी थी, और एक बार फिर से अमेरिका ने फ्रेश रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो अमित, एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी रिटेलिएशन हुए हैं, सीज फायर नहीं टूटा है। ये याद रखना कि अभी भी लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है। और ये जो भी अब ये बात कर रहे हैं 2.0 की, ये हुआ कैसे स्टार्ट? ये ईरान ने शुरू किया है कि ईरान ने जो कमर्शियल व्हीकल जो जाती हैं शिप्स, उन पे हमला किया, क्योंकि वो जो ओमानी कोस्ट है उसकी तरफ से जा रहे थे। अब ये सच्चाई है कि हाँ, MOU में कहीं ना कहीं ये गैप हो सकता है, पर MOU एक साफ सुथरे शब्दों में बोलता है कि 60 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मूव होगी। तो ऐसे में अगर ईरान जो शिप्स है उनके ऊपर हमला करता है तो फिर पलटवार तो करेगा अमेरिका। और अब ये जो वार और पलटवार हो रहा है, ये कैलिब्रेटेड है और ये कंट्रोल्ड है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, और इसके अंदर इजराइल शामिल अभी तक नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी जो भी सीज फायर है वो टूटेगा। एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे या आप कैलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। मगर ये भी सच्चाई, ईरान पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है और उसको समझ आ गई है कि दो चीजें उसको बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब चाहे बंद कर सकता है, दूसरा जब भी उसके ऊपर हमला होगा वो पलटवार करेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं उसके कारण ये जितने जो कुवैत, बहरान, सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन, इन सभी कंट्रीज की एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर सकता है, डिसैलिनेशन प्लांट बर्बाद कर सकता है, उनका पूरा टूरिज्म को खत्म कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, सरप्राइज एंगल ज्यादा है। चाहे वहां पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या जो आयरन डोम भी ले लिया UAE ने और बहरीन ने, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में दोनों तरफ से कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होगा, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होके ये अभी 2.0 स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी मुझे लगता है ये नहीं हुआ। उसकी वजह दो तीन है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका सबसे बड़ा प्लेयर है अमेरिका, और अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन इस लड़ाई के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा ये लड़ाई शुरू। और अगर लड़ाई शुरू होती है, वो जीत कभी भी ये नहीं गारंटी कर सकते कि जीत होगी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई पूरे फुल फ्लैज होगी। कैलिब्रेटेड होंगे रिस्पॉन्स, प्रेशर टैक्टिक्स होगी अमेरिका की तरफ से, उसका पलटवार ईरान भी देगा। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। रोमिंदर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत क्लमजी हो गया है सर ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के नाम पर जो मुलाकातें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई, फिर कुवैत का मीडिएशन, और उसके बाद पाकिस्तान भी अपने नंबर बढ़ाता रहा, अमेरिका भी बार बार क्रेडिट देता रहा पाकिस्तान को, लेकिन इतना क्लमजी ये मामला हो गया, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल फंस चुके हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो हिट करते रहें समय समय पर, ऐसे ही धमकाते हड़काते रहें ईरान को, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वेरी ट्रू, क्लमजी हो गया है, पर ब्लेम तो जाता है ट्रंप और ट्रंप की सरकार के ऊपर। राइट। ये जो MOU लिखा गया है 2 पेज का 14 पॉइंट्स का, ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मेराज है। मेराज होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। और जी सर, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए।
ठीक है, मैं सिवाज साहब के पास जा रहा हूँ इससे पहले कि रविंदर जी दोबारा जुड़ें। सिवाज साहब, जैसा कि मैं पूछ रहा था कि कम्युनिकेशन बहुत क्लमजी हो गया है, अमेरिका ऐसा लग रहा है फंस चुका है इसमें, क्योंकि इसराइल का टेक बिल्कुल स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है कि भाई हम तो नहीं ईरान को छोड़ेंगे, ना तो हम हूती और हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे, हमारा तो फर्म। रविंदर सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? या आई एम सॉरी, वो मेरा फोन पर है, ये स्मार्टफोन, सर तो प्लीज प्लीज इनकमिंग कॉल कंटिन्यू आ सर। गया था। रविंदर सर प्लीज कंटिन्यू, या प्लीज तो कंटिन्यू। ये तो 2 पेज जो लिखे हुए हैं, ये तो फर्स्ट ईयर का लॉ स्टूडेंट भी इससे बेहतर लिख देगा। ये जो राइट। लिखा गया है, अगर आप पढ़ें कि ऑल अरेंजमेंट्स, और ईरान सही कह रहा है, उसमें लिखा है ऑल अरेंजमेंट्स इन द गल्फ, सॉरी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय ईरान। उसका मतलब 100% यही है। आप किसी लॉयर को दिखा दीजिए, लॉयर या कॉमन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग टीचर को दिखा दीजिए। तो ये गलती जो है ये एमओयू के टेक्स्ट में है। तभी आप देखेंगे बार बार अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान ये कह रहा है कि टेक्स्ट को पढ़ो, तुम लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज में लिख रहा है अरेंजमेंट्स हमारी होंगी। अब आप जैसे भी तोड़ लें, मोड़ो लें, घुमा लें, बॉटम लाइन तो वो उसमें लिखा है आपने कि अरेंजमेंट्स हमारी होंगी तो हमारी होंगी। अब हम कहें कि साउथ में ओमान के पास से नहीं जाना, तो आपको नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि अरेंजमेंट हम कह रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से जाओ। तो दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस एमओयू। और जो चल रहा है अभी, एंड आई एग्री विद जनरल सिवाज की ये होगा वो होगा, ये हो जाएगा फॉरएवर टॉक्स एंड फॉरएवर वॉर्स। राइट। ओके, ट्रंप जब आया था इलेक्शन में, उसने कहा था कि मैं अमेरिका को कभी फॉरएवर वॉर्स में नहीं ले जाऊंगा, ओके, जो बाहर चलती है फॉरेन देशों में। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो फॉरएवर टॉक्स होती जा रही हैं, बातचीत बातचीत बातचीत, और साथ में फॉरएवर टॉक्स। तो अमेरिका सर्टेनली फंस गया है, बट नो डाउट ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत हो रहा है। बट ईरान सरवाइव करके एक नए जोश से निकला है। और ये जो खामेनेई का ये जो पूरा फ्यूनरल का प्रोसेस रहा पिछले 4-5 दिन, अभी भी चल रहा है, इसके चलते उनमें नेशनलिज्म या नेशनल स्पिरिट या जो भी कहे बहुत बढ़ा ली है। बाय द वे, खामेनेई का जो प्रोसेशन हुआ 1.5 दिन इराक में रहा, नजाफ में और करबला में, वहां इतने लाखों लाखों लोग आए हैं। तो ईरान एक तरह से एक एनर्जी के हाई पर है, डिप्लोमेसी के भी हाई पे है। ऑलराइट सर। शिवाजी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस बजट किसी भी देश का कितना भी बड़ा हो, लेकिन आर्मरी, आर्म्स, एमिनेशन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में सबके पास होते हैं, और सबको बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। आर्मरी बनाना इतना आसान नहीं है। एक रॉकेट को, एक मिसाइल को बनाने में महीनों लग जाते हैं, सिर्फ बुलेट से काम तो चलना नहीं है। ऐसे में अमेरिका का जो डिफेंस बजट है सर, वो वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। इस वॉर को लंबा खींचना ट्रंप साहब के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इजराइल उनके कंट्रोल में है नहीं, और उनकी मजबूरी है कि जैसा कि रविंदर सर कह रहे हैं कि फॉर एवर वॉर एंड फॉर एवर टॉक्स। हाँ बिल्कुल, देखो अमित, एक बात तो सच है कि जो अभी 1.0 में लड़ाई हुई थी, जो उस लड़ाई के अंदर पलड़ा तो भारी ईरान का था। तो अमेरिका तो दलदल में फंस गया था, और अमेरिका बड़ी मुश्किल से निकला है। और जो पब्लिक ओपिनियन ये कहती है कि ये लड़ाई तो कभी अमेरिका की थी नहीं, ये तो इजराइल की थी, और अमेरिका इसमें फंस गया है। तो ये कभी भी मूर्खता नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा इस लड़ाई में जाए। और अगर एक कंट्री जो दोबारा लड़ाई करा सकता है तो वो अमेरिका है। क्या इजराइल करा सकता है? वो नहीं करा सकता, क्योंकि इजराइल को सुनना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। नेतन्याहू चाहे कितने भी कोशिश करें कि वो हिजबुल्लाह पे हमला कर देंगे सदन लबनान में, मगर उनको ये बात माननी पड़ेगी जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे, क्योंकि 60% के करीब जो हथियार हैं इजराइल को, वो अमेरिका के आते हैं। तो अब बात आती है कि तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं स्पायरल हो जाएगी और एक प्रकार युद्ध दोबारा स्टार्ट हो जाए। उसके चांसेस इसलिए नहीं है कि जो अभी रिस्पॉन्स है दोनों तरफ से, वो एक कैलिब्रेटेड है, वो एक मेजर्ड है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये सच्चाई है कि जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है स्टेट ऑफ हार्मुज के कंट्रोल में, उसमें है कंफ्यूजन, इसमें कोई शक नहीं, मगर उससे बातचीत से कोई ना कोई ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को दोबारा कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छा बोला था कि उनकी अप्रूवल रेटिंग घट रही है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो फिर वाकई उनको हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर रिपब्लिकन की जो मेजोरिटी वो निकल जाएगी, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि क्या ईरान अब मान जाएगा स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए? अब वो अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में ईरान ने एक चीज सीख ली है
कि अगर आप एसिमेट्रिक वारफेयर खेलो तो आप इस लड़ाई को जीत भी सकते हो और इसमें आप पर रेलेवेंट रह सकते हो। ईरान का रेलेवेंट रहना ही उसकी जीत थी। वो क्या है कि एक तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी बंद कर सकता है, अब उसके टोटल कंट्रोल में, और दूसरा जब भी उसके ऊपर हमला होगा वो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उन पे हमला कर देगा, जो खाड़ी के देश हैं उनके बेसिस के साथ साथ कोलैटरल डैमेज तो बहुत होता है। तो अब ये सच्चाई है कि सब कहते हैं कि इस लड़ाई से मिला क्या, इस लड़ाई से एक ही चीज मिली, एक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुला हुआ था 28 फरवरी से, आज वो क्वेश्चन मार्क आ गया। आज वो कभी भी बंद कर सकता है ईरान। अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, $150 पर बैरल तक जा सकते हैं, फर्टिलाइजर के भी, फूड के रेट भी, और इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्री और जो ग्लोबल साउथ की उनको बहुत मार पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस लड़ाई को जाने देंगी या स्टार्ट होने देंगी? वो प्रेशर डाल रही है अमेरिका पे कि इसको नहीं करें, क्योंकि वो सबसे बड़ी बलि का बकरा वो बनते हैं। जैसे ही ये लड़ाई स्टार्ट होती है सबसे ज्यादा डैमेज इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को होता है। अब बात आ रही है कि अब अगर राउंड 2 होता है तो क्या अमेरिका और ईरान इसके लिए तैयार हैं? देखो ईरान का फिर पलड़ा भारी है, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइलें बनाने का है, चाहे उसके ऊपर सैंक्शन है, बहुत बड़ी सैंक्शन लगी है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बर्बाद है, मगर उनकी जो अंडरग्राउंड मिसाइल की जो सिटीज हैं वहां पर 1000 मिसाइल पर वीक बना रहे हैं। तो जो उनका अब कमी हुई थी 30-40% उनका खाता एक प्रकार से खर्च हुआ था, उसको दोबारा बना लिया। मगर अमेरिका का बहुत मुश्किल है, उसका WWR जिसको वार वेस्टेज रेट है उसको तक खत्म हो गया है। नेटो से भी इन्होंने हथियार ले लिए। तो अमेरिका को हथियार अम्यूनिशन की कमी है, ईरान के पास हथियार हैं। ईरान ड्रोन्स पे बिलीव करता है, जिसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर चाहिए, वो बहुत कॉस्टली है। आयरन डोम या आपका जो पेट्रोल मिसाइल सिस्टम और थर्ड है जो सोचा गया था कि ये रोक पाएंगे, वो रोक नहीं पाए। तो मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये रिस्क लेंगे दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो। हाँ, वो कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स करेंगे और इसका जवाब ईरान भी देगा। इसके साथ साथ कोई ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चलेगी, और फिर क्या 60 डेज के बाद कोई अच्छी पीस प्लान आएगी, ये भी टाइम ही बताएगा, क्योंकि वाकई ये सच्चाई है MOU बहुत पूर्ली ड्राफ्टेड है, इसीलिए ये जो गैप आने। रविंद्र सर, तो अमित मैं यही कहूंगा, अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, और इसके कारण आप देखेंगे कि जो ऑयल के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, शेयर मार्केट जो है गिरेगी, ऑयल के रेट बढ़ेंगे, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। रविंद्र सर, 2-3 चीजें मैं समझना चाह रहा हूं आपके पर्सपेक्टिव से। एक तो अमेरिका बीच में रह के ऐसे एयर स्ट्राइक्स करता रहेगा, इजराइल वहां लड़ता रहेगा, हूती हिजबुल्लाह से फाइट चलती रहेगी, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रूड सप्लाई और जो मिडिल ईस्ट इस खित्ते के जो राष्ट्र हैं, जैसे इराक, ईरान के अलावा तेहरान के अलावा कुवैत, बहरीन, ये सब जो देश हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो ईरान कंटिन्यू मारता रहेगा, उनके पास रॉकेट्स की कोई कमी नहीं है। क्या मिडिल ईस्ट मिलकर अमेरिका इजराइल के बीच में कुछ कर सकता है इस वॉर को थोड़ा सा टेम डाउन करने के लिए? आपको लगता है कि अमेरिका ऐसे ही मारता रहेगा कि चलो लंच हो गया, डिनर से पहले घूम कर चले आते हैं ईरान से? अनफॉर्चुनेटली लगता तो कुछ ऐसा है कि ऐसे ही होगा जैसे आप बोले हैं अभी। डिपेंड करेगा। और जैसे बात देखिए, बॉटम लाइन ये है, ईरान इस वॉर से पहले केवल बात हो रही थी यूरेनियम की और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की, और ईरान आतंकियों को सपोर्ट करता है, हूती हिजबुल्लाह को आतंकी कहते हैं, मानो, राइट। पर जब वॉर के बीच में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है जो ईरान कभी नहीं छोड़ने वाला, और वो सुपर वेपन है, उसको मैं नाम देता हूं हॉर्मुजी पंजा। अमेरिका ने पूरी मिलिट्री लगा ली, एयरफोर्स लगा ली, इजराइल ने लगा ली, सऊदी भी डाल दे मानो उसमें, एमिरेट्स चाहे डाल दीजिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी कर लिया, नेवी भी लगा ली, पर ये हॉर्मुजी पंजे को अमेरिका खोल नहीं पाया। तो ये एक बैटल टेस्टेड वेपन है, सुपर वेपन, राइट। ऐसा सुपर वेपन अगर आपके पास हो या मेरे देश के पास हो, मैं कभी इसे छोड़ूंगा? ओके, अब तो ये पॉइंट हो गया कि अब आने वाले वक्त के लिए अनलेस ईरान को कंप्लीटली इनके रेजीम हाथ खड़े कर दे, इत्यादि इत्यादि, अदरवाइज ये हॉर्मुजी पंजा ईरान के पास रहेगा अगले 10,000-100,000 साल। वो नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर अपना कंट्रोल, या रखना चाहेगा। दैट इज वन। मिडिल ईस्ट के देश डेफिनेटली यस, इन सब की इकोनॉमीज
आपके एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, शाइनिंग स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और टूरिज्म और दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ के एक लग्जरियस लाइफस्टाइल, वो सब ठप हो गया है। इनका जो फ्यूचर है इन देशों का, इन राइट। देशों ने हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉन ऑयल फ्यूचर, यानी कि एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि को लेकर के बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके सॉवरेन फंड्स। पैसा तो वही तेल से कमाया हुआ। राइट। अब उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के कौन इनके साथ वहां पार्टनरशिप करेगा? गूगल अपना ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डिले करेगा, मेटा डिले करेगा, अमेजॉन के वेब सेंटर पे, डेटा सेंटर पे अटैक हुए हैं। तो इन देशों की इकोनॉमी को बुरा हाल होगा। हम लोगों को देश के बाहर, इंडिया फॉर एग्जाम्पल, हम दिन का 90,000 टन एलपीजी यूज करते हैं। उस 90,000 में से हम करीब 60,000 टन इंपोर्ट करते हैं, राइट सर। 30,000 हम देश के अंदर बनाते हैं। उसकी किल्लत रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। और केवल ये तेल और एलपीजी ही नहीं, प्लास्टिक हो गया, जूते हो गए, आपके स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, इनमें जितने प्लास्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स की चीजें हैं, नायलॉन हो गया, रबर हो गया, इन सब की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि इन सब ऑलराइट में सर। पेट्रोकेमिकल्स जाते हैं। तो ठीक। दुनिया पे इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। बट शायद ऐसा होगा, एक हाई लेवल ऑफ नया नॉर्मल बनेगा, और वो नए नॉर्मल में ये सब चीजें होती रहेंगी। वायलेंस या बॉम्बिंग कभी कभार होगी, रुक जाएगी, बट हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी और टेंशंस ऑलराइट सर। रहेंगी विदाउट डाउट। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। जनरल सबाच, आपका भी रविंदर सर, थैंक यू सो मच फॉर द डीप इनसाइट। दर्शकों, एक ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके लिए लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।